अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। आज आप सब के लिए एक न्यू एफएफ लेकर आ चुकी हूँ। एक रिक्वेस्ट आया था कि दो अल्फाज की हमें स्टोरी सुननी है, और मैंने पहले भी दो अल्फाज की फ़ैन फिक्शन एक्सप्लेन किया है, जहाँ पर आप सब ने बहुत प्यार दिखाया, बहुत सारा लाइक और कमेंट्स भी किया था। और ये भी दो अल्फ़ा की बीच ही लव स्टोरी है, बट यहाँ पर टॉप लान वांगजी और बॉटम विंग है। और यहाँ पर विंग के साथ वांगजी की लव स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है, वो लोग कैसे मिलते हैं, यहाँ पर वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर वांगजी एक डोमिनेंट अल्फ़ा है और विंग बस एक नॉर्मल अल्फ़ा। यहाँ पर जो वांगजी है वो सेकंड लान प्रिंस है, और उसका जो ब्रदर है वो एक ओमेगा है। विंग जो कि है वो एक अल्फ़ा है, और वो जियांग कबीले में रहता है, क्योंकि जियांग फेंगमियान ने उसे एडप्ट किया है, तो हम सभी जानते हैं। और दूसरी बात, जियांग फेंगमियान का एक और बेटा है जो कि एक अल्फ़ा है, जिसका नाम चियांग चेंग है, और जियांग चेंग के साथ सिचैन की शादी फिक्स्ड हो चुकी है। और रही बात हमारी यान ली की, उसकी शादी पहले ही हो चुकी है जिन कबीले में। और जो हमारा आचिंग है, आचिंग के साथ सिचैन की शादी बचपन से ही फिक्स था। सिचैन और आचिंग बस 2 साल के छोटे बड़े हैं। सिचैन जो कि एक ओमेगा है, वो आचिंग से 2 साल का छोटा है, और आचिंग उससे 2 साल का बड़ा है, और विंग उससे छोटा है, और वांगजी सिचैन से बड़ा है। वांगजी का एज तकरीबन 25 साल होगा, और यहाँ पर हमारे विंग का एज 16 साल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू फ़ैन फिक्शन को। और गाइस, ये जो फ़ैन फिक्शन है इसमें एज गैप है, बहुत ज़्यादा एज गैप है यहाँ पर, बट कुछ रिक्वेस्ट आया था ना, एज गैप लव स्टोरी लेकर आइए, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, ऐसा रिक्वेस्ट आता है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना एज गैप लव स्टोरी इसमें ही दिखा दो, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दो अल्फाज के बीच लव स्टोरी भी यही है, तो मैंने दोनों का विश पूरा कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू फ़ैन फिक्शन को। कहानी की शुरुआत होती है हमें विंग को दिखाते हुए। विंग जो कि बस खड़े होकर लोटस पॉन्ड की लोटस को देख रहा था। जब वो फ्लावर्स को देख रहा था तब विंग के दिल में कुछ हलचल सी मची थी। विंग किसी के बारे में सोच रहा था। विंग बस इतना सोच रहा था कि कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना ज़्यादा हैंडसम, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे लग सकता है, जबकि वो एक अल्फ़ा है और वो एक अल्फ़ा के बारे में सोच रहा है। विंग को बहुत अजीब सा लगता है कि वो एक अल्फ़ा होकर एक अल्फ़ा के बारे में क्यों सोच रहा है, बट फिर भी विंग अपने दिल से ये बात निकाल ही नहीं पा रहा था। विंग फिर से लोटस पॉन्ड को छोड़कर पास में एक छोटे से जगह पर आकर बैठ जाता है, जहाँ पर बहुत कुछ रखा हुआ था। वहाँ पर विंग के पेंटिंग्स भी थे। जब विंग ने एक पेंटिंग को उठाया तब वहाँ पर एक इंसान की तस्वीर उसने बनाया था। उस इंसान की तस्वीर को देखते हुए कहा, न जाने मैं तुमसे दोबारा कैसे मिल सकता हूँ, मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता है, तुम कौन हो मुझे कुछ भी नहीं पता। सच कह रहा हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने बस तुम्हें अपने सपनों में देखा है। एक खूबसूरत सा इंसान, एक खूबसूरत राजकुमार, लेकिन तुम एक अल्फ़ा हो ना। एक बात बताओ, तुम सिर्फ मेरी कल्पना हो या फिर तुम रियल में एक इंसान हो। वो इंसान बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था। विंग ने अक्सर उसे अपने सपनों में देखा है, अक्सर वो सपनों में उससे मिलता है, लेकिन कभी उसने सामने सामने उस अल्फ़ा को दोबारा नहीं देखा। अब गूसू से नोटिस आया था। वो स्क्रॉल को खोलते हुए जियांग फेंगमियान ने कहा, पता नहीं गूसू वाले ने ये नोटिस क्यों भेजा है। तभी उन्होंने देखा वो एक निमंत्रण पत्र है। ये देखकर आचिंग ने कहा, क्या हमें वहाँ पर शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ेगा। ये सुनकर जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ मुझे तो यही लगता है। फिर इधर विभूषण को बुलाया गया। जब विभूषण वहाँ पर पहुँचा तब मैडम यू ने कहा, विंग लगता है तुम्हें गूसू लोटस फेयर से जाना पड़ेगा। फिर ये सुनकर विंग ने कहा, गूसू लोटस फेयर से, लेकिन क्यों। मैडम यू ने कहा, वहाँ से स्क्रॉल आए थे, 16 साल की उम्र के बच्चों को वहाँ पर भेजने के लिए बोला गया है शिक्षा के लिए। 5 साल के बाद ये एक बार ही होता है।
वेंग ने कहा, क्या? नहीं, इसका मतलब वहाँ पर मुझे 5 साल रहना पड़ेगा। जियांग फेंगमियान ने कहा, लेकिन अगर तुमने अपनी शिक्षा पूरा कर लिया तो तुम 1-2 साल में आ सकते हो। वेंग ने कहा, 1-2 साल? वो भी गुस्सों में? आपका दिमाग ख़राब है क्या? आपको पता है वहाँ पर कितने सारे रूल्स होते हैं? मैडम मेव ने उसके कान को पकड़ते हुए कहा, तो तुम अपनी ज़िंदगी को सुधारोगे नहीं? वेंग ने कहा, दर्द हो रहा है आंटी। मैडम मेव ने कहा, मैंने कहा जाओ और शिक्षा लेकर आओ। तुम एक नंबर के बदमाश हो और ना ही तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रूल्स है। वेंग ने कहा, मुझे नहीं जाना है। आचिंग को तो आपने कभी नहीं भेजा। ये सुनकर मैडम मेव ने कहा, आचिंग तुम्हारी तरह बदमाश नहीं है, समझिए। वेंग ने कहा, मुझे नहीं जाना, वहाँ पर सब्जियाँ खाने को मिलता है, सुबह 5 बजे उठो और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, मुझे नहीं जाना। आचिंग ने कहा, वेंग ने कहा, आचिंग देखो तो मेरे साइड लो, कम से कम मैं तुम्हारा भाई तो हूँ ना। जियांग फेंगमियान ने कहा, वेंग बेटा मेरी बात सुनो। वेंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना है और मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मुझे घुटन से महसूस होती है उसका नाम सुनकर। मैडम मेव गुस्से में वेंग को देख रही थी। आचिंग ने कहा, अगर मैं गया तो तुम जाओगे? वेंग उसे देखते हुए कहा, क्या तुम आ बैल मुझे मार कह रहे हो? आचिंग ने कहा, क्या मतलब है वेंग? वेंग ने कहा, तुम वहाँ पर जाओगे? आचिंग तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? आचिंग अगर तुम वहाँ पर गए ना तो तुम पागल हो जाओगे। वहाँ पर यार इतने सारे रूल्स हैं, तुम फॉलो भी नहीं कर सकते हो। आचिंग ने कहा, कोई बात नहीं वेंग, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ। वेंग देखो ज़िंदगी में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ वेंग मेरे साथ चलो। वेंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना है। ये सुनकर आचिंग ने कहा, तो मेरी बात भी नहीं मानोगे? उसने आचिंग को देखते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो, तुम जाओगे मेरे साथ? आचिंग ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। वेंग ने कहा, ठीक है अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊँगा। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। मैडम मेव ने कहा, लेकिन आचिंग बेटा, आचिंग ने कहा, मुझे भी लगता है शिक्षा लेने की ज़रूरत है। फिर वो चला गया। जियांग फेंगमियान ने कहा, कुछ समझे? नहीं तुम नहीं समझे। मैडम मेव ने कहा, मैं समझ गया। आचिंग वहाँ पर इसलिए जा रहा है ताकि वो से जियान से मिल सके। ये सुनकर जियांग फेंगमियान हंसते हुए कहा, सच में बच्चों की बात भी कितनी अजीब है ना, देखो एक दूसरे से मिलने के लिए कितने तरस रहे हैं। फिर ये सुनकर मैडम मेव ने कहा, बहुत जल्दी आचिंग की शादी करवा देना पड़ेगा, और वैसे भी हमारे घर में कोई भी ओमेगा नहीं है, और 2 अल्फ़ा को संभालते संभालते मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, कम से कम आचिंग को संभालने के लिए जीवुचुन तो आ जाए। जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। वो लोग हंस रहे थे। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विंग और आचिंग दोनों ही गुसू के गांव में थे। वो क्लाउड रिसर्च की तरफ जा रहे थे। इधर लोगों ने बातें करना स्टार्ट किया। तुम्हें पता भी है लानवांग जी कितना पावरफुल है, उसने जल दानवों को अकेला ही मार डाला। हाँ सही कहा तुमने। विंग ने कहा, कौन है ये लानवांग जी जिसकी तारीफ में ये लोग मूल है? आचिंग ने कहा, गुसू का सेकंड प्रिंस लानवांग जी, लान से चैन का भाई, जो कि एक डोमिनेंट अल्फ़ा है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। और एक मज़े की बात बताऊँ? विंग ने कहा, क्या? आचिंग ने कहा, 25 साल का उम्र है उसका। विंग ने कहा, हाँ तो? फिर आचिंग ने कहा, अभी तक शादी ही नहीं किया। विंग ने कहा, रियली? वो एक अल्फ़ा होकर शादी नहीं किया? 25 साल हो गए इसके? मुझे तो यकीन नहीं होता है। आजकल तो सब लोग 16 साल, 18 साल या फिर 20 साल में शादी कर रहा है, और इसको देखो 25 साल हो गया है, शादी ही नहीं करा। फिर आचिंग ने कहा, तुम्हारे सामने अगर कोई लड़की आ गई तो तुम तो कूद कूद कर शादी कर लोगे, है ना विंग? विंग ने कहा, नहीं मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं हैं। ये बोलकर वो आगे चला गया। फिर आचिंग ने कहा, क्या तुम्हें मेल ओमेगा पसंद है? मुझे पता ही नहीं था, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो। विंग ने अपने माइंड में कहा, मुझे ओमेगा पसंद ही नहीं है। आचिंग ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, कुछ नहीं। ये बोलकर वो आगे चला गया। सीन कट होता है। विंग ने कहा, तुम बताओ गुसू के प्रिंस ने शादी क्यों नहीं किया होगा? आचिंग ने कहा, मैंने सुना है वो बहुत तभी एक इंसान आ गया। उसने कहा, क्या आप लोग क्लाउड से जा रहे हो? विंग ने कहा, हाँ, लेकिन क्या बात है? उस लड़के ने कहा, दरअसल मेरे निमंत्रण पत्र कहीं खो गया है, क्या आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो? विंग ने कहा, कैसा हेल्प?
उसने कहा, बस हमें अंदर प्रवेश दिलाना। विंग ने कहा, ठीक है चलो देखते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच गए। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब गार्ड्स ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, ये दोनों कौन हैं? आप दोनों को हमने पहचाना है, आप यांगमैंग लोटस फेयर से आए हो, लेकिन ये लोग कौन हैं? उन लोगों में से एक इंसान ने कहा, मैं नी कबीले का हूँ, मेरा नाम नी होसेंग है और ये मेरा साथी मैं ग्याओ। विंग ने कहा, अरे इतने टाइम तक ये लोग हमारे साथ आ रहे थे और पता ही नहीं है कि ये नी मिंजो का भाई है। फिर चैंग ने कहा, चुप रहो तुम। फिर गार्ड्स ने कहा, क्या आप ब्रदर नी के भाई हो? उसने कहा, हाँ। फिर उन लोगों को प्रवेश मिल गया। विंग ने कहा, अरे बाप रे, ब्रदर नी को तो सब लोग जानते हैं। आचिंग ने कहा, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक है। ये बोलकर वो लोग अंदर चले गए। विंग ने कहा, तुम्हारा नाम नी होसेंग है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। नी होसेंग ने कहा, आपका नाम विभूषण है ना? फिर विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? नी होसेंग ने कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आपकी हरकतें देखकर मैं समझ गया कि आप विभूषण हो, क्योंकि मैं ब्रदर चैंग को जानता हूँ। ये सुनकर जियांग चैंग ने स्माइल किया और उन दोनों को ग्रीट किया। मेंग्याओ और इधर आचिंग ने भी एक दूसरे को ग्रीट किया और मेंग्याओ विंग को भी ग्रीट करता है, नी होसेंग भी ग्रीट करता है। उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं। सीन कट होता है। विंग ब्रदर नी के रूम के अंदर आता है। जब नी होसेंग ने दरवाज़ा खोला तब विंग ने उसे देखते हुए कहा, स्स। फिर नी होसेंग ने कहा, भाई वी आप यहाँ पर? फिर विंग अंदर आ गया। विंग ने कहा, हे नी होसेंग, मैं एक चीज़ लेकर आया हूँ। नी होसेंग ने कहा, क्या लेकर आए हो आप? फिर विंग ने कहा, ये देखो। उसने एक एम्परर स्माइल की जार को बाहर निकाला। फिर उसे देखते हुए नी होसेंग ने कहा, ये आप क्या लेकर आए हो? आपको पता है गुस्से में शराब पीना मना है। ये सुनकर विंग ने कहा, कौन कहता है गुस्से में शराब पीना मना है? अरे मना तो मना है ना, लेकिन हम छुप कर तो पी सकते हैं। ये सुनकर नी होसेंग ने कहा, पी सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने पकड़ लिया तो फिर हमें पनिशमेंट मिल सकती है। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, वो लोग पकड़ेगा नहीं। उन दोनों की बातचीत को कोई बाहर से सुन लेता है और फिर वहाँ से चला गया। विंग और नी होसेंग पूरी तरीके से ड्रंक हो चुके थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। विंग दरवाजे को अपने पावर से ओपन करता है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लान वांग जी खड़ा था। जब उसने लान वांग जी को देखा तब उसके होश उड़ गए। ये वही इंसान है जिसे विंग ने सपने में देखा था, बस फ़र्क इतना है उसने अपनी फॉरहेड पर रिबन बांधा हुआ है, लेकिन जो सपने में इंसान आया था वो रिबन पहनकर नहीं आया था। विंग उसे देखकर पूरा ही हैरान था। उसके हाथ से वो शराब का मटका नीचे गिर गया और नीचे गिरकर टूट गया। विंग खड़ा हो गया। उसने कहा, सपनों वाला इंसान? विंग नशे में टल्ली था। उसके बाद वो लुढ़कते हुए और हिलते हुए वांग जी के सामने आता है। वो अपनी एक फिंगर को बाहर निकालता है, फिर वांग जी की नोज़ पर फिंगर को रखता है। वांग जी उस फिंगर को अपनी आंखों से देखने लगता है, अपनी नोज़ के ऊपर, और फिर विंग को देखता है। वांग जी बहुत ही गुस्से में था। वांग जी की आंखों में गुस्सा साफ साफ नज़र आ रहा था। विंग ने कहा, हे तुम सपनों वाला इंसान। वांग जी विंग को देखकर हैरान था। ये विंग क्या बोल रहा है? विंग ने उसकी नोज़ को प्रेस करते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो असली लग रही हो। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नी होसेंग, क्या तुम सो गए हो? तभी जागे हुए नी होसेंग ने कहा, नहीं मैं तो मर चुका हूँ। विंग ने कहा, ठीक है तुम मर जाओ, मरने वाले इंसान बात नहीं करते हैं। विंग पूरी तरीके से नशे में धुत था। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, क्या तुम सच में आए हो? क्या मैं सपना देख रहा हो? मैंने कभी तुम्हें छुआ नहीं है। उसने उसकी फेस को पकड़ लिया और गालों को गोल गोल घुमाते हुए कहा, तुम तो असली लग रहे हो। वांग जी ये देखकर पूरी तरीके से हैरान था। ये विंग क्या कर रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा था उसको। विंग की हरकतों पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। विंग उसे गोल गोल घूमते हुए देख रहा था। विंग अपने लिप्स के ऊपर फिंगर रखते हुए कहा, अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम चोरी चोरी मेरे सपनों में आते हो। मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाया है, लेकिन तुम इतनी असली हो मुझे पता ही नहीं था। ये बोलकर उसने उसकी बालों को खींच दिया। वांग जी ने कहा, आउच। फिर विंग ने कहा, आई एम सॉरी, तुम्हें दर्द हुआ? वांग जी बहुत गुस्से में विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, रोज़ रात को मैं तुम्हें सपने में देखता हूँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, तुम इस रिबन के बिना ही आते हो। ये बोलकर वो उस रिबन को हाथ से टच करने के लिए जाता है। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, इसे खास लोग ही छू सकते हैं, तुम इसे टच नहीं कर सकते हो। फिर विंग ने हंसते हुए कहा, खास लोग?
ये बोलकर विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वांग जी ने कहा, गुसु में शराब पीना मना है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर शराब लाने की। विंग ने कहा, है यू मिस्टर, तुम होते कौन हो ये बताने वाले? तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहो। अगर तुमने कुछ ज़्यादा बोला ना तो मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा, समझे? वांग जी बहुत ही गुस्से में देख रहा था। तभी एक डिसिपल ने कहा, ये आप कैसे बात कर रहे हो? आपको पता है आप गुसु लान प्रिंस हांग वांग जुन से बात कर रहे हो? ये सुनकर विंग नील डाउन होकर बैठ गया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कि आप गुसु के सेकंड प्रिंस लान वांग जी हो। वांग जी ने कहा, इन्हें लेकर आओ। सीन कट होता है। आज विंग को देखते हुए कह रहा था, ये सब करने की क्या ज़रूरत है विभूषण? विंग ने कहा, मुझे लगा शायद ये लोग मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। लान कोरेन ने कहा, विभूषण देखो, मैं तुम्हें दोस्त नहीं दूंगा। तुम पहली बार हमारे कबीले में आए हो तो तुम्हें रूल्स पता होना चाहिए, और अगर पता ना हो तो किसी से पूछना चाहिए, और अगर पूछ नहीं सकते तो ये समझना चाहिए और तुम्हें खुद जाकर पढ़ना चाहिए कि हमारे उसूल कितने कितने हैं और कौन से हैं। हमारे 3000 रूल्स हैं। अगर किसी ने इसे ब्रेक किया तो उसे सज़ा मिलती है। तुमने हमारे रूल्स को ब्रेक किया है। तुम एक तो शराब लेकर आए हो, दूसरा अपने दोस्त को ही पिलाया। ये सुनकर विंग ने आंखें बंद करते हुए कहा, इस इंसान की वजह से मुझे सज़ा मिल रही है। उसने वांग जी को बहुत गुस्से में देखा। वांग जी बिल्कुल शांत खड़ा था, बहुत शांत। इतना शांत इंसान विंग ने शायद ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। विंग को याद आता है कि वो जब उससे बात कर रहा था तभी वो शांति था। विंग अभी नशे में धुन था। विंग नशे में लुढ़कते हुए कहा, लेकिन अंकल कोरेन, आपने इतना भद्दा रोल क्यों बनाया है कि हम शराब नहीं पी सकते हैं? वांग जी विंग को बहुत गुस्से में घूर रहा था। सिचैन ने कहा, आचिंग ये तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? आचिंग ने कहा कि ऐसा ही है, मैं इसे यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? फिर कोरेन ने कहा, विभूषण तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, ये हमारा कबीला है। विंग ने कहा, तुम्हारा कबीला तो क्या हुआ, यहाँ पर मेरी भाई की शादी होने वाली है, और दूसरी बात यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। आप बताइए, अगर कोई लड़का एक लड़की से प्यार करता होगा, उसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया है, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता है, ना ही शराब पी सकता है, ना ही शराब ला सकता है ना दोस्तों? ये अन्याय है ना? बोलो ये गलत है ना? बट कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, हे यू सपनों में आने वाला इंसान, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं तुम्हारी वजह से ही दारू पी रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था ना। लेकिन अब जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो मुझे गले लगाने की वजह तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो ताकि मुझे पनिशमेंट मिले। तुम बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करते। ये सुनकर लान कोरेन ने वांग जी को देखा। लान कोरेन ने कहा, वांग जी? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी अंकल, बट मुझे कुछ नहीं पता। सब लोग खुजर पुजर कर रहे थे। विंग तो एक अल्फा है ना, फिर लान वांग जी भला उससे क्यों प्यार करेंगे? लान कोरेन ने कहा, चुप रहो सब लोग। सब लोग चुप हो गए। फिर विंग ने कहा, ये सपनों वाला इंसान कितना गंदा है। मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाया था, कितना प्यारा प्यारा, लेकिन तुम बहुत गंदा और भद्दा हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, चुप रहो। विंग ने कहा, तुमने मुझे धमकाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? फिर वांग जी ने कहा, नहीं पता। विंग ने कहा, क्या तुमने मुझे सपने में नहीं देखा? वांग जी ने कहा, नहीं देखा। विंग ने कहा, मैं हर वक्त तुम्हें देखता हूँ और तुमने मुझे नहीं देखा। वांग जी ने कहा, बकवास। अंकल कोरेन ने कहा, विभूषण। विंग सीधा हो गया। फिर वांग जी ने कहा, अंकल मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है और शराब का मटका अभी तक वहीं पर ही गिरा हुआ है। ये ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ शराब पी रहे थे। अंकल कोरेन ने कहा, इन्हें 300 कोड़े मारे जाए। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या कहा आपने? 300 कोड़े? अंकल कोरेन ने कहा, हाँ 300 कोड़े, मारो इन्हें। फिर वो लोग वहाँ पर कोड़े मारने के लिए आ जाते हैं। विंग ने कहा, रुको, देखो मेरे लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है, और अगर मैं मर गया तो फिर क्या होगा? कोरेन ने कहा, चुप रहो और बैठो यहाँ पर। विंग बैठ जाता है। विंग ने कहा, मेरी हड्डी टूट गई तो अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुआ है। फिर लान कोरेन ने कहा, इन्हें मारो। फिर विंग और बाकी सबको वो लोग मारने लगते हैं।
बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगते हैं। विंग को बहुत दर्द हो रहा था। ये देखकर आचिंग ने कहा, ओ विंग, तुमने मेरे नाक कटा दिया। फिर इधर विंग की पीठ पर पूरा लाल लाल निशान बन गया था। विंग चलते हुए आ रहा था। तभी आचिंग ने कहा, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब करने की। शिचैन वहाँ पर आ गया। उसने कहा, विंग बहुत दर्द हो रहा है ना। फिर निहालसेंग ने कहा, इससे क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो। इसकी वजह से मैं फंस गया। मैंने इसे कितनी बार मना किया लेकिन इसने मेरी बात ही नहीं मानी। आचिंग ने कहा, विंग, तुम्हें निहालसेंग की बात को मानना चाहिए था। फिर विंग ने कहा, तुम तो बहुत पी रहे थे ना, अब मुझे क्यों बोल रहे हो। निहालसेंग चुप हो गया। शिचैन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जाकर हर्बल सूप बनाता हूँ। वांग जी बहुत गुस्से वाला है, उससे थोड़ा दूर रहना, ठीक है। विंग ने कहा, सिर्फ आप ही मेरी भावनाओं को समझ सकते हो। मेरा भाई तो बिल्कुल भी निकम्मा है। थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत बहुत अच्छे इंसान हो। अगर आप मेरे घर में आओगे तो ज़रूर मुझे बहुत संभाल कर रखोगे। फिर शिचैन हंसते हुए चला गया। आचिंग ने कहा, तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। विभूषण भूल मत, वो मेरा ओमेगा हस्बैंड है, ठीक है। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। आचिंग ने कहा, तुम्हारी तरह क्या क्या मतलब है विभूषण, मैं कैसा हूँ। ये बोलकर वो उसके पीछे चला गया। सीन कट होता है। विभूषण ने कहा, शराब पीने की वजह से मुझे 300 कोड़े मारे गए। निहालसेंग ने कहा, और मुझे भी। विंग ने कहा, मेरा मन बिल्कुल ख़राब है, मुझे कुछ करने का मन कर रहा है। निहालसेंग ने कहा, मुझे भी। विंग ने कहा, हे हायसांग, चलो ना मछली पकड़ने चलते हैं। फिर वैसांग ने कहा, नहीं, दरअसल गुस्से में मछली पकड़ना, जानवर को पकड़ना मना है, ये अलाउ नहीं है। हम उनकी हत्या नहीं कर सकते हैं, ये उनके रूल्स के खिलाफ है। विंग ने कहा, देखो, हम उन्हें पता चलने नहीं देंगे। ये बोलकर वो निहालसेंग को खींचकर लेकर चला गया। सीन कट होता है। इधर जो अंकल कोरेन था वो सारे स्टूडेंट को देख रहे थे। सब लोग वहाँ पर थे, सिर्फ निहालसेंग और विंग को छोड़कर। तभी अंकल कोरेन ने कहा, ये विंग और निहालसेंग को कहाँ है। विंग और आचिंग दोनों ही खड़े हो गए। आचिंग ने कहा, पता नहीं कहाँ है। दरअसल मार खाने के बाद वो लोग कमरे में आराम कर रहे थे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आए ये हम नहीं जानते हैं। फिर अंकल कोरेन ने कहा, उन्हें ढूंढ कर लेकर आओ। वांग जी खड़ा हो गया। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर वांग जी कुछ डिसेबल्स को लेकर उन्हें ढूंढने के लिए चले गए। वो लोग जहाँ जहाँ ढूंढ रहे थे, विंग और निहालसेंग वहाँ पर नहीं थे, इसीलिए वो लोग झरने के पास ढूंढने के लिए जा रहे थे। और इधर झरने के पास विंग और निहालसेंग मिलकर मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते हुए निहालसेंग ने कहा, आज तो 9 बजे क्लास था ना, चलो क्लास में चलते हैं, 9 बज चुके हैं। विंग ने कहा, मुझे उस खड़ूस बुड्ढे की क्लास नहीं करनी है। ये सुनकर निहालसेंग ने कहा, खड़ूस बुड्ढा, अगर अंकल को पता लगा ना तो वो बहुत बड़ी सजा देंगे। फिर विंग ने कहा, मैं उससे नहीं डरता। फिर निहालसेंग ने कहा, क्या। तभी पीछे से वांग जी आ जाता है और वांग जी उन दोनों को देखने लगता है। उसके पीछे डिसेबल्स भी थे। विंग निहालसेंग की तरफ अपने फेस को करके रखा था और उसके पीछे ही वांग जी खड़ा था और विंग पानी में था और निहालसेंग उसके सामने था। निहालसेंग जब वांग जी को देखता है तब उसके पसीने छूट रहे थे और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। बट विंग ने तो अभी तक वांग जी को देखा ही नहीं है। उसने निहालसेंग को देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, उस खड़ूस बुड्ढे का मेरा मन करता है मैं उसके मूछें काट दूँ और उसकी जो दाढ़ी है ना उसे खींच लूँ और उसे गंजा बनाकर उसे इस पानी में जाकर फेंक दूँ। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर निहालसेंग ने कहा, ऐसा मत बोलो विंग, वो हमारे गुरुजी है ना, वरना कौन कहाँ कब सुन ले और उन्हें बता दे। फिर विंग ने कहा, हाँ, कौन सुनेगा। और फिर निहालसेंग ने उसे पीछे इशारा किया। फिर विंग ने कहा, देखो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ठीक है, और यहाँ पर सब लोग बहरे हैं, खास करके वो क्या नाम था उसका, लान वांग जी। तुम्हें पता है वो कितना घमंडी है और एक नंबर का अकरू है। वो तो बहरा भी है। मन करता है कि मैं उसे टकला बना दूँ और उसे टकले पर एक चपटा मारूँ। ये सुनकर वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर इधर जो निहालसेंग था उसने कहा, ज़रा देखकर बात करना चाहिए ना। विंग ने कहा, क्या ज़रा देखकर बात करना चाहिए, मुझे कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैं लान वांग जी। और फिर पीछे मुड़ जाता है। उसने कहा, लान वांग जी को बहुत बहुत डरता हूँ उससे मैं, मुझे वो बहुत डर लगता है। पर मैं ना वो ये सब निहालसेंग बोल रहा था मुझे। ये सुनकर वांग जी निहालसेंग को देखता है। निहालसेंग ने कहा, पार्टी बदल लिया साला, एक बार मुझे गुनहगार बना दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। वांग जी अपने डिसिपल से कहा, इन्हें पकड़ो और लेकर चलो।
और फिर वो डिसिपल आकर निहसंग और विंग को पकड़ लेते हैं। विंग ने कहा छोड़ दो मुझे। मैंने कहा छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ इस लान वांगजी ने किया है, मैं सच कह रहा हूँ। फिर वो उसे लेकर लान गुरु के सामने लेकर जाता है। फिर इधर लान गुरु ने कहा ये लोग क्या कर रहे थे? वांगजी ने कहा ये लोग मछली पकड़ रहे थे। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा क्या तुम लोग मछली पकड़ रहे थे? पता नहीं है कि मछली पकड़ना मना है, किसी बेज़ुबान को मत मारो। ये सुनकर विंग बहुत ही गुस्से में वांगजी को देखने लगता है। इधर वांगजी उसे देखते हुए कहा और इसने आपका अपमान भी किया। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वांगजी बताओ इसे कौन सी पनिशमेंट दे? ये तो हमारे रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहा है, हर एक रूल को ब्रेक कर रहा है। वांगजी ने कहा सारे रूल्स को 300 बार लिखो। ये सुनकर विंग ने कहा नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर वांगजी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। लान गुरु ने कहा ठीक है, पढ़ाई के बाद तुम सारे रूल्स को 300 बार लिखोगे। विंग ने कहा अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं। आचिंग ने पकड़ते हुए कहा मैंने पहले कहा था। फिर सीन कट होता है। लाइब्रेरी पर वांगजी बैठा हुआ था, वो चुपचाप अपना काम कर रहा था और विंग और निहसंग दोनों ही लिख रहे थे। निहसंग चुपचाप लिख रहा था लेकिन विंग लिख ही नहीं रहा था। वो एक बार इधर ताक झाँक कर रहा था, एक बार उधर ताक झाँक कर रहा था, एक बार वांगजी को देख रहा था और एक बार निहसंग को तंग कर रहा था। वांगजी ने कहा तंग करना बंद करो और खुद का काम करो। ये सुनकर विंग ने कहा अकरू इंसान कहीं के, मन कर रहा है इसे मार मार के यहाँ से भगा दूँ। वांगजी ने कहा मुझे सुनाई दे रहा है। विंग वांगजी के पास आ गया। उसने कहा देखो भाई लान, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, लेकिन मैं बहुत प्यारा हूँ ना। ये बोलकर वह वांगजी के पास बैठ गया। उसने कहा मैं सच कह रहा हूँ, मैं अक्सर तुम्हें सपनों में देखा, लेकिन तुम तो सपने की तरह नहीं हो। तुम वहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करते हो, मेरा हाथ पकड़ते हो, मुझे हग करते हो, उसके बाद मुझे कि तभी वांगजी से घूर कर देखता है। विंग ने कहा कि किस नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। निहसंग ने कहा ये सब विंग क्या मजाक कर रहा है? वांगजी विंग को बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। उसने कहा एक बात बताओ, तुम इतने कबीले में इतने रूल्स के बीच कैसे रहते हो? क्या तुम कभी भी रूल्स को ब्रेक नहीं करते? वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने कहा तुम्हारा कभी मन नहीं करता खेल कूद करने का, जानवर पकड़ने का और फिर इधर उधर भागने का? वांगजी ने कहा भागना मना है। विंग ने कहा ओहो ये मना है वो मना है, तो करना क्या है बताओ मुझे। क्या तुम शादी के बाद वो सब कुछ कर सकते हो ना? वांगजी ने कहा विभूषण। ये बोलकर वो खड़ा हो गया। विभूषण ने कहा मुझे लगा ये भी मना होगा ना। वांगजी ने कहा निकलो यहाँ से। विंग ने कहा थैंक यू, मैं तो कब से निकलने की कोशिश कर रहा था। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से निकल गया। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सीन कट होता है। इधर निहसंग विंग से कहता है मैंने अपना पूरा पार्ट लिख लिया है। पता है तुम्हें 300 रूल्स को कॉपी करना मेरे लिए आम बात है, क्योंकि मैं पहले से ही लिखना जानता हूँ, क्योंकि मेरा भाई मुझे लिखा कर मार डालते हैं। विंग ने कहा तो मेरा लिख दो ना। फिर निहसंग ने कहा आई एम सॉरी विंग, बट तुम्हारा हैंड राइटिंग और मेरा हैंड राइटिंग हांगोंग जुन पहचान लेंगे, क्योंकि हम दोनों की हैंड राइटिंग सेम बन जाएंगी। विंग ने कहा तो बाएं हाथ से कर दो। निहसंग ने कहा मेरे बाएं हाथ में दर्द हो रहा है। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। विंग ने कहा बदतमीज़ कहीं के और मतलबी दोस्त। ये बोलकर वो लिखना स्टार्ट करता है। वांगजी लाइब्रेरी पर आता है। वो विंग को देखता है और निहसंग की चिट को। निहसंग ने सारा कंप्लीट कर दिया था। विंग उसे देखते हुए कहा लगता है मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिला दिया, इसीलिए ये मुझ पर बदला ले रहा है, मुझे इससे माफ़ी मांगना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद वो वांगजी के पास आ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद विंग आया था। विंग ने कहा ये लो। वांगजी ने देखते हुए कहा क्या है ये? विंग ने कहा मैंने कंप्लीट कर लिया है। वांगजी ने कहा पूरा कंप्लीट कर लिया? विंग ने कहा हाँ मैंने पूरा लिख लिया है और ये लो। फिर वांगजी ने देखा वो एक तस्वीर है। विंग ने देते हुए कहा ये तुम्हारे लिए, मैंने बनाया है तुमसे मिलने से पहले। वांगजी ने कहा मुझसे मिलने से पहले? विंग ने कहा हाँ, जब मैंने सामने तुम्हें कभी नहीं देखा था। पता है तुम अक्सर सपने में आते रहते हो,
तुम बहुत हैंडसम लगते हो, और बस तुम्हारा जो फॉरहेड में है ना ये रिबन, वो नहीं होता है, इसीलिए तस्वीर में मैं वो रिबन नहीं बनाया है, लेकिन तुम रिबन पहनकर भी काफ़ी हैंडसम लगते हो, सच में तुम कमाल के हो। उसने वांग जी को देखते हुए कहा। वांग जी से घूर कर देखता है। वेंग ने कहा, मैं तो तारीफ़ कर रहा था, और हाँ, कल के बिहेवियर के लिए सॉरी। वांग जी वेंग को देखने लगा। वेंग ने कहा, क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? वांग जी ने कहा, लगता है तुमने अच्छे से माफ़ी नहीं मांगा है। वेंग ने कहा, तो बताओ कैसे मांगूं? घुटना टेक कर बैठ जाओ या फिर तुम्हारी गोद में बैठ जाओ। वांग जी ने कहा, विभूषण ने कहा, देखो मैंने माफ़ी मांग लिया है, अब तुम माफ़ करोगे या फिर ना करोगे ये तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। जब विंग चला गया तब वांग जी ने विंग की बनाई हुई तस्वीर को देखा। सच में वहाँ पर कोई फॉरेस्ट रिबन नहीं था। क्या विंग सच बोल रहा है? और ये जो रुफ्स है वो वांग जी कभी भी पहनता नहीं है, कुछ अलग डिज़ाइन के हैं। ये सब विंग ने जानबूझकर बनाया है या फिर सच में उसे सपने में देखा था? इधर जो विंग था वो तालाब के पास बैठा हुआ था और नेहा सेन से बात कर रहा था। तभी वहाँ पर आचिंग आ गया। उसने कहा, विभूषण। विंग ने कहा, मैंने सारा लिख लिया है, अब दोबारा मत बोलना। आचिंग ने कहा, तुम गुड बॉय हो, मुझे पता है, अब तुम रोज़ को ब्रेक नहीं करोगे। विंग ने कहा, ठीक है, लेकिन उस लान वांग जी को मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर आचिंग ने कहा, भूल जाओ उसे। इधर जो वांग जी था वो बार बार उसी तस्वीर को देख रहा था और बार बार विंग की बातों को सोच रहा था कि वो उसके सपने में आता है, बस ये रिबन पहनकर नहीं आता है। वांग जी ने कहा, क्या सच में विंग ने मुझे सपने में देखा है? इधर जो विंग था उसने कहा, ये लान वांग जी है तो बहुत अच्छा और बहुत हैंडसम, लेकिन सच कह रहा हूँ, वो बहुत बहुत कठोर इंसान है, बट वो काफ़ी अच्छा भी है, काइंड है। मुझे उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जब मैं शराब पी रहा था तब उसने मुझे पकड़ लिया था। अब देखो, मैं देखता हूँ जब वो शराब पिएगा तब कौन क्या बोलता है। ये बोलकर उसने एक एम्परर स्माइल जार को देखा। उसके बाद वो जिंगसी के अंदर आ गया। जिंगसी के अंदर आने के बाद उसने वांग जी का जो टी पॉट था वहाँ से वो टी को बाहर निकाल दिया और फिर उसके अंदर शराब को डाल दिया। फिर वेंग ने कहा, अब मैं भी देखता हूँ वांग जी तुम क्या करते हो, तुम्हारी वजह से मैंने 300 कोड़े खाए हैं, मुझे लगता है अब तुम्हारी बारी है। इधर जो वेंग था वो बस सोच रहा था, तभी अचानक वहाँ पर कोई आने लगा। दरवाज़ा ओपन होता है। वेंग जाकर छुप गया। वो एक कॉर्नर में छुप गया था जहाँ पर एक टेबल रखी हुई थी। वांग जी अंदर आ गया और उसने अपने विजन को पास में रखा। फिर गुचिन से म्यूज़िक प्ले करने लगा। जब ये म्यूज़िक विंग ने सुना तब उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वांग जी धीमी धीमी आवाज़ में गाना गा रहा था। ये गाना सुनकर विंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और ये गाना विंग पहली बार नहीं दोबारा सुन रहा है। ये तो वही गाना है जो उसने अपने सपने में सुना था। क्या ये सब कुछ इत्तेफाक है या फिर कुछ अलग ही बात है, क्योंकि ये गाना तो बिल्कुल सेम टू सेम है जो वांग जी के पास वो सपनों में सुनता आ रहा है। इधर जो वांग जी है वो बस ये गाना गा रहा था। वो गाना सुनकर विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग ने कहा, ये गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा। फिर तभी वांग जी किचन को रख देता है और टी पॉट को बाहर निकालता है चाय पीने के लिए, लेकिन विंग का मन नहीं कर रहा था कि वांग जी अब उससे चाय पिए, क्योंकि वहाँ पर शराब है और अगर वांग जी ने पी लिया तो फिर शायद वांग जी को पनिशमेंट मिलेगा। विंग को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो वांग जी को रोकने के लिए वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही, देखो तुम चाय मत पीना। वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ऐसा बोलने की। ये बोलकर उसने चाय को कप में पोर किया। विंग ने कहा, प्लीज़ तुम चाय मत पियो। वांग जी ने कहा, मैं पीऊँगा, 1000 बार पीऊँगा, और तुम कौन हो बोलने वाले। ये बोलकर उसने एक ही बार में पूरा चाय पी लिया। जिसे वो चाय समझकर पी रहा था वो असल में चाय नहीं बल्कि एम्परर स्माइल का जार का एम्परर स्माइल था। इधर जो वो चाय पीता है उसने कहा, चाय का टेस्ट ऐसा क्यों लग रहा है। विंग ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, मर गया, जिसका डर था वही हो गया, अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा।
वांग जी ने कहा रुको। विंग रुक गया। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा तो मैं पक्का गया। वो पीछे मुड़ता है। वांग जी ने कहा ये चाय का टेस्ट अलग क्यों लग रहा है? विंग ने कहा मुझे क्या पता, ये तुम्हारी चाय है। वांग जी एक कप और पीता है। वांग जी ने कहा मेरा सिर क्यों इतना भारी सा लग रहा है? तुमने क्या किया है? विंग ने कहा कुछ कुछ भी तो नहीं। वांग जी ने कहा क्या तुम इसमें जहर मिलाया है? विंग ने कहा नहीं, देखो मैंने कोई जहर नहीं मिलाया, समझे? वांग जी ने कहा तो मेरा सिर क्यों घूम रहा है और मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? ज़रूर तुमने कुछ किया होगा। विंग ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे सामने पीता हूँ। ये बोलकर विंग उसके सामने एम्पर स्माइल पी लेता है। उसने कहा देखा मुझे कुछ हुआ, मैंने कोई जहर नहीं पिलाया। दरअसल ये वांग जी था, वो उसकी हालत में नहीं था। वो खड़ा हो गया, वो लड़खड़ा रहा था। वांग जी ने कहा दरअसल ये क्या विंग? विंग ने कहा दरअसल ये एम्पर स्माइल है। फिर वांग जी ने कहा एम्पर स्माइल। फिर वो विंग के पास आ गया। उसने विंग की फेस को टच करते हुए कहा लेकिन तुम इतने सॉफ्ट कैसे हो सकते हो? विंग ने कहा मैं और सॉफ्ट? विंग ने कहा देखो लानजान, मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा चढ़ गई है। तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए। लानजान अगर अंकल को पता लग जाएगा ना तो वो तुम्हें पनिशमेंट देंगे। प्लीज़ लानजान तुम चुपचाप सो जाओ, ठीक है? बाकी मैं संभाल लूँगा। वांग जी ने कहा और तुम? विंग ने कहा मैं तो अपने कमरे में जा रहा हूँ ना। ये बोलकर विंग पीछे मुड़ गया। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा नहीं, तुम रोज़ आते हो और चले जाते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा विंग। विंग टल्ली होकर वांग जी टल्ली होने वाला वांग जी को देखता है। क्या बोलते हैं उसे, टल्ली हो गया ना, उस वांग जी को देखता है। तो वांग जी की आंखें नैरो थी, उसकी लिप्स से सलाइवा नीचे गिर रहे थे और इधर वो अपने लिप्स को बार बार लिक कर रहा था। वो विंग के लिप्स की तरफ एक टक दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरीके से नम हो चुकी थी। विंग ने अपने हाथ को चुराते हुए कहा कि क्या मतलब है रोज़ आता हूँ? फिर वांग जी ने कहा रोज़ मतलब रोज़, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो विंग। विंग ने कहा बस करो वांग जी। वांग जी ने कहा लेकिन आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा विंग। विंग ने कहा मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग दरवाजे के पास आ गया, लेकिन वांग जी ने अपनी पावर से दरवाजे को बंद कर दिया ताकि विंग दरवाज़ा खोल ना सके। विंग ने कहा लान वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? देखो दरवाज़ा खोलो, ठीक है? वांग जी उसके पास आ गया, उसकी कमर को पकड़ते हुए कहा विंग मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो? विंग ने कहा मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ, मैं एक अल्फ़ा हूँ। वांग जी ने कहा अल्फ़ा? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम रोज़ आते हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हें टच करने जाता हूँ तब तुम कहीं गायब हो जाते हो। पता है मैं तुम्हें टच भी नहीं कर पाता। विंग ने कहा तुम नशे में बक बक कर रहे हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ही मुझे जाने दो। वांग जी ने कहा नहीं विंग, बिल्कुल नहीं। उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा आज मैं तुम्हें टच भी कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास आए हो। आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा विंग। विंग ने कहा तुम गलत कर रहे हो ना, तुम्हें नहीं लगा तुम गलत कर रहे हो? वांग जी ने कहा मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया, उसके लिप्स को लॉक कर लिया। जब उसने उसके लिप्स को लॉक कर लिया तब विंग के होश उड़ गए, क्योंकि वो दोनों ही अल्फा है और उन्हें मतलब उसे कम से कम बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा था। लेकिन विंग ने एम्पर स्माइल पिया था जो कि पूरा ही जार खाली कर दिया था उन्हें, तो उसको भी नशा चल रहा था। धीरे धीरे करके उसकी सिर पर भी भारी भारी से महसूस हो रहा था, वो भी टल्ली हो रहा था धीरे धीरे करके। वांग जी जो कि था वो धीरे धीरे करते करते अपने लिप्स को मूव कर रहा था और उसकी टंग को विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट कर चुका था। विंग उसके माउथ के अंदर से ही एम्पर स्माइल का टेस्ट जो था वो फील कर पा रहा था, वो शराब को फील कर पा रहा था। विंग धीरे धीरे करके अपने सपनों को सोचने लगता है, जहाँ पर वांग जी कितना हसीन बनकर उसके सामने आता है और उसे टच करता है, लेकिन वो कभी भी उसे टच नहीं कर पाता है। जब भी वो उसे टच करने जाता है तब वांग जी कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। पता नहीं ये कैसा कॉम्बिनेशन है उन दोनों का, जो उन दोनों को ही नज़र आता है, पता नहीं क्यों। या फिर वांग जी नशे में बकबक कर रहा है बस। विंग ने कुछ और नहीं सोचा, उसने अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट किया और मूव करते हुए धीरे धीरे करके वो वांग जी को पूरी तरीके से हग कर लेता है। इधर वांग जी भी टाइटली विंग को हग कर चुका था और वो उसके लिप्स को मूव किए जा रहा था। वो उसके लिप्स को बाइट कर रहा था और अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट करके उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था।
वो विंग के लिप्स को बाइट पे बाइट किया जा रहा था, बाइट पे बाइट किया जा रहा था, और विंग भी उसके लिप्स के ऊपर बाइट करना स्टार्ट करता है। वो दोनों ही एक दूसरे को हंग्रीली किस कर रहे थे। विंग जैसे कि उसके लिप्स को खा रहा था और वांग जी पूरा ही विंग को खा जाएगा ऐसा ही लग रहा था। उन दोनों का सलाइवा आपस में मिक्सड हो रहे थे। वांग जी उसे किस करते हुए उसका जो बेल्ट था उसे फाड़ कर निकाल देता है और उसकी जो स्किन था उसे स्मूथली टच करने लगता है। जब विंग इसे महसूस करता है तो उसकी बॉडी पर गूज़बम्प्स आ जाती है और विंग को बहुत ज़्यादा ही हॉट फील होता है अपने अंदर और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वांग जी एक ही झटके में विंग का अपर रूप निकाल देता है, उसके लिप्स को छोड़ देता है क्योंकि विंग हाँफ रहा था। विंग ने वांग जी को धक्का दिया। विंग को लगा शायद वांग जी नशे की हालत में कुछ करने वाला है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। इधर वांग जी पीछे की साइड से विंग से चिपक जाता है और उसकी बालों को हटाकर उसके नेक पर किस करने लगता है, जहाँ पर विंग अपनी फेस को छुपाते हुए कहा, नहीं लांजान, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हम दोनों अल्फ़ा हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये कितना अजीब लग रहा है मुझे। लेकिन वांग जी कहाँ सुनने वाला है विंग की। वो धीरे धीरे करके विंग के नेक पर रब करने लगता है अपनी नोज़ को, उसके बाद लीक करने लगता है और सक करने लगता है। वो उसके नेक पर छोटे छोटे बाइट कर रहा था। ये ना विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और एक तो वो वांग जी को इतना पसंद करता है। भले वो एक अल्फ़ा है लेकिन सपने के बाद से ही वो वांग जी को लाइक करता है। एक अल्फ़े को एक अल्फ़ा लाइक करे ये शायद बाहर की दुनिया अच्छी नज़र से ना देखे, लेकिन फिर भी विंग को वांग जी काफ़ी ज़्यादा पसंद था और ना ही वो उसे छोड़ सकता है। वांग जी का जो लोअर बॉडी पार्ट था वो पूरी तरीके से हार्ड हो चुका था और विंग अपनी बैक पर उसे फील कर पा रहा था। वांग जी विंग की जो रोप था, वो जो उसका अपर रोप था, वो उसे पूरा ही निकाल देता है और निकालने के बाद विंग अंदर से पूरा ही नेकेड हो चुका था। नेकेड विंग को देखकर वांग जी के मन में और लालच जग जाती है। वो अपने रोप्स को उतारने लगता है। विंग उसे देखते हुए कहा, वांग जी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो तुम जो कर रहे हो ना वो गलत है, ठीक है। तुम मेरी बात सुनो, तुम नशे में हो ना इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मेरी बात सुनो वांग जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वांग जी उसकी बात कहाँ सुनेगा। वांग जी को उसकी बात ना ही सुनना है और ना ही समझना है। इधर जो वांग जी था वो धीरे से विंग के पास आ गया और उसके निप्पल को एक हाथ में लेकर पिंच करते हुए कहा, विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ये बोलकर उसने फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग अब संभाल नहीं पा रहा था। वांग जी भी हाफ नेकेड था और विंग भी, उन दोनों की बॉडी आपस में टच हो रहा था। वांग जी विंग को पूरी तरीके से अपने प्यार में लेकर जा रहा था और वांग जी जो कुछ कर रहा था ना, तो विंग को अच्छा भी लग रहा था लेकिन विंग को बुरा भी लग रहा था क्योंकि वांग जी इस वक्त अपने होश में नहीं है और होश में जोश में आकर वो पता नहीं क्या कर रहा है। इधर जो वांग जी था वो विंग को देखने लगता है, उसकी पूरी स्किन को टच करने लगता है। वो धीरे धीरे करके उसकी पूरी बदन को चूमने लगता है। उसकी कमर को विंग बस अपनी हाथों को टाइटली मुट्ठी में बना लेता है। उसके बाद वो वांग जी से बार बार रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ लांजान ऐसा मत करो। वांग जी ने विंग की जो लोअर रोप्स था उसे उतारना स्टार्ट किया। वांग जी ने जब ये किया था विंग ने उसे रोकते हुए कहा, लांजान। वांग जी ने उसकी हाथ को अपने फॉरहेड रिबन से बांध डाला ताकि विंग उसे रोक ना पाए। विंग ने कहा, लांजान तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, उसके लोअर रोब्स को निकाल दिया और अपनी माउथ से विंग के लोअर बॉडी पार्ट को सक करने लगा। जब उसे सक कर रहा था तब न जाने कि विंग को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। विंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर पा रहा था और वो विंग को सक किए जा रहा था। धीरे धीरे करके विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है तो वो वांग जी को और ज़्यादा करने के लिए कहता है और वांग जी ये सुनकर और ज़्यादा करने लगता है। वो बहुत बहुत स्पीड से ही उसे सक कर रहा था और वो अपनी टंग से ही कर रहा था तो विंग को और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ने अपने वार्म लिक्विड को रिलीज़ कर दिया, जहाँ पर वांग जी ने उसे लीक करते हुए पूरा ही निकल लिया। ये देखकर विंग काफ़ी ज़्यादा हैरान था और उसे बहुत शर्म आ रही थी, बहुत सा फील हो रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसके बाद वांग जी विंग को खींच लेता है और उसे अपने लिप्स से फिर से लॉक कर लेता है। अब विंग के जो लिप्स था वो पूरा ही वांग जी ने अपनी माउथ में ले लिया था। विंग को वांग जी की माउथ के अंदर से अपने वार्म लिक्विड का टेस्ट भी फील हो रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। वांग जी को विंग धक्का देता है। उसने कहा, लांजान प्लीज़। वांग जी विंग के हाथ को तो बांध चुका था। उसने विंग की हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते हो विंग। ये बोलकर उसने विंग को अपनी बेड की तरफ धक्का दिया। जब उसने विंग को पुश किया तो विंग सीधा जाकर बेड पर गिर गया। फिर
वांग जी ने कहा, विंग अब तुम्हारी बारी है। वांग जी ने अपने लोअर रोब्स को निकाल दिया। विंग के मन में लालच जागने लगी। जब उसने नेकेड वांग जी को देखा, उसने कहा, ये मेरी गलती नहीं है कि मैं उसके पास हूँ, ये उसकी गलती है कि उसने मुझे अपने पास रोक कर रखा है। मैं और नहीं कंट्रोल कर सकता। ये बोलकर वो वांग जी के पास आ गया और वांग जी के लोअर बॉडी पार्ट को अपने हाथ से पकड़ लेता है और सहलाने लगता है। उसने लान वांग जी से कहा, लान सान, तुम्हें अच्छा लग रहा है? वांग जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है विंग। विंग उसे ले जाकर बेड के ऊपर बिठाता है और उसके लोअर बॉडी पार्ट को अपने हाथ से छड़ाते हुए कहा, लान सान, बताओ तुम्हें अच्छा लगने के लिए मैं क्या करूँ? वांग जी ने कहा, कुछ भी। ये सुनकर विंग ने एक क्रीपी और नॉटी स्माइल किया और फिर वो उसकी लोअर बॉडी पार्ट को किस करने लगा। वो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर लव बाइट बनाता है और फिर वो उसकी लोअर बॉडी पार्ट को अपने माउथ में ले लेता है और माउथ में लेने के बाद वो उसे सक करने लगता है। वो बहुत टाइम तक उसे सक करता है। वांग जी बहुत स्वीट स्वीट आवाज़ें निकाल रहा था। विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग ने कहा, ये काफ़ी अच्छा है, सच कह रहा हूँ, तुम्हारे साथ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वांग जी विंग के बालों को पकड़ते हुए कहा, और अच्छे से करो विंग, तुम्हें नेक तक जाना चाहिए। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, लेकिन लान वांग जी। तभी लान वांग जी विंग की फेस को पकड़कर मूव करने लगता है और बहुत स्पीड से मूव करते हुए उसने अपने वार्म लिक्विड को विंग के माउथ के अंदर ही रिलीज़ कर दिया और रिलीज़ करने के बाद उसने विंग को खींच लिया और फिर उसके लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है। विंग ना चाहते हुए उसके वार्म लिक्विड को निकाल देता है। उसके बाद विंग वांग जी की पूरी बॉडी को देखता है और फिर वो उसके ऊपर आकर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो खुद से ही उसकी जो लोअर बॉडी पार्ट था वो अपने अंदर इंसर्ट करने लगता है, जबकि विंग को बहुत ज़्यादा ही पेन फील हो रहे थे। विंग उस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये इंजॉइंग टाइम है, विंग ने कहा, मैं बस इंजॉय करूँगा। वांग जी ने खुद से मुझे बुलाया है, ना कि मैं वांग जी के पास आया हूँ। मैंने कोई रूल्स को ब्रेक नहीं किया। ये बोलकर विंग बहुत स्पीड से मूव होने लगता है और विंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। विंग को इतना प्लेजर फील हो रहा था कि विंग खुद को रोक नहीं पा रहा था। फिर विंग उसके ऊपर से हट जाता है और वांग जी को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और फिर वांग जी नीचे गिर जाता है। उसके बाद फिर से वो वांग जी के लोअर बॉडी पार्ट के ऊपर बैठ जाता है और फिर मूव होने लगता है। वो मूव होते हुए वांग जी को बार बार देख रहा था और अपने लिप्स को बाइट कर रहा था और वांग जी ग्राउल कर रहा था, क्योंकि वांग जी को भी प्लेजर फील हो रहे थे। इधर विंग पूरा ही थक चुका था और विंग उसके ऊपर सो चुका था। विंग पसीने से भीग चुका था। विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा उसने एंजॉय किया। अब वांग जी की बारी है। विंग को वांग जी ने पलट दिया और उसकी कमर को खींचकर ऊपर की तरफ उठा दिया और फिर उसकी बैक साइड से अपने आप को इंसर्ट कर दिया और बहुत स्पीड से मूव होने लगा, जैसे कि वो अभी विंग को मार डालेगा। विंग जो कि था उसकी बॉडी काँप रहा था। विंग का फेस पिलो में घुसा पड़ा था और वांग जी बस उसके साथ इंटीमेट हो जा रहा था। वांग जी बहुत टाइम तक इंटीमेट होता है और फिर वो विंग को उठा लेता है और अपनी गोद में लेकर विंग को बिठा लेता है और बिठाने के बाद विंग को कमर को पकड़ते हुए कहा, सपनों में कितना मन करता था कि मैं तुम्हें अपने पास पाऊँ, बिल्कुल ऐसे। उसने विंग को मूव करते हुए कहा, बिल्कुल ऐसे विंग, तुम मुझे ऐसे एंजॉय नहीं कर पा सकते हो? विंग ने कहा, ओ लानजान, ये तुम क्या बात कर रहे हो? वांग जी ने कहा, विंग, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये वाला विंग चाहिए था। मैंने जब तुम्हें देखा था तब। वांग जी विंग को देखकर बोल रहा था, लेकिन विंग अपने ही होश में नहीं था। उसके बाद वांग जी विंग को लिटा दिया और लिटाने के बाद उसके दोनों पैरों को अपनी कंधों के ऊपर ले लिया और फिर फुल स्पीड में अपने आप को मूव करने लगता है। वो विंग के साथ काफ़ी टाइम तक बेड पर इंटीमेट होता है। उनका बेड इतना काँप रहा था जैसे कि अब टूट जाएगा, लेकिन वांग जी रुकने वाले इंसानों में नहीं है। वांग जी नहीं रुक रहा था। इधर जो विंग था वो वांग जी को बस देखे ही जा रहा था एकटक। उसके प्यार करने वाले इंसान को वो आज इतना रोमांटिक देखकर वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। उसके बाद वांग जी विंग के साथ काफ़ी टाइम तक इंटीमेट होता है, कभी फ्लोर में, बेड पर, टेबल में, उसके बाद अपनी लैप पर बिठाकर, उसके बाद वॉल पे लगकर, अलमारी के पास, खिड़की के पास, हर जगह पर वो विंग के साथ पूरी रात इंटीमेट होता है और फिर जाकर वांग जी शांत हो जाता है। जब वांग जी शांत हो जाता है, अचानक से ही वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर विंग पूरी तरीके से घबरा गया। उसके बाद विंग अपनी माउथ से वांग जी का जो रिबन था उसे खोल दिया और खोलने के बाद उसे टेबल के ऊपर रख दिया। उसने कहा, ये सब क्या हो गया? अगर वांग जी को पता लग गया तो फिर वो मुझे मार डालेगा। उसने वांग जी को क्लीन किया और क्लीन करने के बाद वो वहाँ से चला गया। जब सुबह से चैन वहाँ पर आया लान कुरैन के साथ, क्योंकि वांग जी 5 बजे नहीं उठा था, क्योंकि वांग जी सो रहा था। रात भर ये सब कुछ करने के बाद वांग जी पूरा ही थक चुका था।
सुबह सुबह विंग भी उठ चुका था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और वांग जी को पूरी रात नींद आई थी, लेकिन विंग को पूरी रात नींद नहीं आया था। विंग उठकर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और डर रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। जब वांग जी उसके सामने आएगा तो उसे वो कैसे मुंह दिखाएगा। इधर जब लान कुरैन और सिचैन वांग जी के रूम में पहुंचता है, तब उसने देखा कि रूम का तहस नहस हालत है। उस रूम को देखकर लान वांग जी और रूम को देखकर कुरैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उस पर से। वहाँ पर एम्परर स्माइल का जार नीचे कॉर्नर में गिरा हुआ था, जो कि विंग ने रखा था। जब उसने टी में वो पॉट खाली किया तो वो पॉट को वो साइड में रख दिया था, उसने वहाँ से फेंका नहीं था। ये देखकर वो समझ गई और पूरे रूम से सिर्फ दारू की स्मेल आ रही थी। जो स्मेल वो स्मेल करता है तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। जब लान वांग जी को होश आता है, तब वांग जी अपने अंकल के सामने नील डाउन होकर बैठ जाता है। वहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट थे और सब लोग वांग जी को देख रहे थे। विंग वहाँ पर आ गया। फिर विंग ने कहा, अंकल कुरैन, इसमें वांग जी की कोई गलती नहीं है, दरअसल वो मैं। तभी वांग जी ने कहा, अंकल कुरैन, इसमें मेरी ही गलती है, आप मुझे पनिशमेंट दीजिए। विंग ने कहा, नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, दरअसल ये मेरी गलती है, वो एम्पर स्माइल का जार। तभी वांग जी ने कहा, नहीं, मैंने ही विंग से कहा था ये मेरी गलती है, पनिशमेंट मुझे दीजिए। फिर अंकल कुरैन ने कहा, मारो इसे, इसे 600 कोड़े मारो। ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं। उसने वांग जी को देखा बहुत ही इमोशनली। विंग ने कहा, वांग जी ने ऐसा क्यों किया? वांग जी को पता है ये सब मेरी गलती है, ये सब मैंने किया है, लेकिन फिर भी उसने मुझे बचाकर अपने ऊपर सारी गलतियाँ ले लिया। वो लोग वांग जी को कोड़े मार रहे थे और विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, ये इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता कि ये इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है। इधर जो लान कुरैन था वो जियांग फेंगमियान को स्क्रॉल भेजता है विंग के बारे में, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही कर रहा था। उन्होंने विंग को वापस ले जाने के लिए कहा। विंग बहुत दुखी हो गया था। अब 2-3 दिन बाद ही अंकल यहाँ पर आ जाएंगे और अंकल विंग को और आचिंग को लेकर चले जाएंगे। न जाने अब आचिंग का और सिचैन की शादी का क्या होगा, क्योंकि विंग ने जो हरकतें किया है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। लान कुरैन आचिंग और विंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। यहाँ तक उन्होंने बोल दिया कि विंग अब क्लासरूम में भी नहीं आ सकता है और ना ही लाइब्रेरी पर जा सकता है। वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वांग जी मेडिटेशन कर रहा था और उसकी जो घाव थे वो धीरे धीरे करके रिकवरी कर रहा था। विंग वांग जी के रूम की तरफ जा रहा था। फिर उसे लान कुरैन दिखा। लान कुरैन ने कहा, अब तुम क्या करने जा रहे हो? इधर उधर घूम रहे हो ना, बस घूम लो 2-3 दिन, उसके बाद तुम्हें घर जाना पड़ेगा, तुमने मुझे बहुत तंग किया। विंग ने अपने सिर को झुका लिया और लान कुरैन चला गया वहाँ से। विंग भी जा रहा था, तभी लान कुरैन उसे पीछे मुड़ते हुए देखा। सीन कट होता है। विंग ने वांग जी के रूम पर नॉक किया। वांग जी ने कहा, दरवाज़ा ओपन है। तब विंग दरवाज़ा ओपन करके वांग जी के पास आ गया। विंग को अजीब सा फील हो रहा था कि उस रात के बारे में वांग जी को याद तो होगा ना। ये सब कुछ विंग सोच रहा था, क्योंकि वांग जी ने विंग से कोई भी बात नहीं किया था। जब वांग जी ने विंग को देखा तो उसने कहा, चले जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, लाजान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। विंग उसके पास आ गया। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है उस रात जो कुछ भी हुआ उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मैं था। मुझे पता है कि हम दोनों ही अल्फ़ा हैं और हमें ये सब नहीं करना चाहिए। बाहर के लोगों को पता चलेगा तो पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। वांग जी ने अपने हाथ को हटाते हुए कहा, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। फिर विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, मेरी वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिली, ये सब कुछ मेरी गलती है। वांग जी, मैं 2-3 दिन बाद चला जाऊंगा यहाँ से, दोबारा तुम्हें मेरा फेस देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा और मैं चाहूँगा तुम हर रोज़ मेरे सपने में आओ। वांग जी से बहुत गुस्से में देख रहा था। विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो और गुस्सा होना बिल्कुल ज़ाहिर की बात है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वांग जी ने कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं सुननी है। वांग जी ने कहा, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। विंग ने कहा, वांग जी, मुझे एक सच बात बतानी है, आज तुमसे ज़रूरी बात करनी है मुझे। वांग जी ने कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, यह सच है कि मैं रोज़ तुम्हें सपने में देखता हूँ, तुम मेरे सपने में आते हो बिल्कुल एक अलग इंसान बनकर, एक रोमांटिक इंसान बनकर, एक काइंड और एक अच्छे और एक साफ दिल इंसान बनकर, जो मुझसे रात भर बातें करता है, जो मुझे टच करता है, लेकिन मैं उसे जब टच करने जाता हूँ तो तुम गायब हो जाते हो। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था। विंग की आंखें सच बोल रही थी, ये वांग जी को पता है। विंग ने कहा, मैं एक अल्फ़ा होकर भी एक अल्फ़े के प्यार में गिर गया। सच कहो तो मैं पागल हूँ। मैं एक बात कहूँ वांग जी तुमसे, मैं जब से तुम्हारे सपने देख रहा हूँ तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। वांग जी,
जो कुछ भी हुआ मैं लालच में नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरफ से अपने मुंह को नहीं मोड़ पाया। मुझे पता है कि मैं होश में था, लेकिन फिर भी मैं होश खो बैठा था तुम्हारे प्यार देखकर। मैं सच कह रहा हूँ वांग जी, तुम्हें पाने की चाहत ने मुझे पागल बना दिया था। वांग जी ने कहा, दफ़ा हो जाए यहाँ से। विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये सुनकर विंग थोड़ा दंग रह गया। विंग ने कहा, लानसान। वांग जी ने कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, मैं 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 तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। वांग जी ने कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। विंग बहुत रो रहा था। विंग ने कहा, अंकल आज हमें लेने के लिए आ रहे हैं वांग जी, प्लीज़। क्या दो अल्फा आपस में प्यार नहीं कर सकते हैं? क्या वो लोग शादी नहीं कर सकते हैं? क्या साथ में नहीं रह सकते हैं, जैसे कि हमने साथ में रात बिताई है? तुम उस रात को नहीं भूल सकते हो लानजान। वांग जी ने कहा, चल सारा, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, अभी क्या अभी निकलो, दफ़ा हो जाओ मेरे रूम से। विंग ने कहा, एक दिन तुम्हें मेरे पास ज़रूर आना पड़ेगा, देखना एक दिन तुम ज़रूर आओगे और मुझसे सॉरी बोलोगे, मुझसे माफ़ी मांगोगे। वांग जी ने कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। विंग रोते हुए उस रूम से बाहर चला गया। विंग उस रूम से बाहर चला गया और अपनी पैकिंग करने लगा। आशिक ने कहा, विंग तुम कहाँ थे? फादर आ चुके हैं, हमें घर जाना पड़ेगा। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग बाहर आ गया। जब विंग बाहर आया तब अंकल कुरैन ने जियांग फेंगमियान से कुछ बातें किया। जियांग फेंगमियान भी उससे बातें कर रहा था। फिर इधर विंग को लेकर वो लोग चले गए। जब वो लोग जा रहे थे तब पहाड़ के ऊपर से वांग जी उनको देख रहा था। वांग जी की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। सीन कट होता है। विंग अब उदास रहता है। वो अब लोटस फेयर में है। उसे वांग जी की बातें सताता है। अब वांग जी उसके सपनों में भी नहीं आता। वो वांग जी के बारे में लाख सोचता है, लेकिन फिर भी वो वांग जी को सपनों में नहीं पाता है। उसे बहुत ज़्यादा मन करता है कि वो एक बार वांग जी को सपने में देखे, लेकिन वो कभी भी वांग जी को अपने सपने में नहीं देखता है। इधर वैन रोहान ने पूरे कबीले के खिलाफ जंग छेड़ दिया था और सबके खिलाफ वो लड़ाई कर रहा था। और इधर वह विंग को एक निकारा अल्फ़ा कहा था, क्योंकि विंग अनाथ है, इसीलिए उसने कहा था कि विंग का कोई परवरिश नहीं है, विंग का कोई पेरेंट्स नहीं है, और विंग की परवरिश एक कुत्ते की तरह हुई है, जो कि विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया था, और जियांग फेंगमियान को भी। जब वो सब फाइट करने जाते हैं तब वैन रोहान के साथ विंग की ज़बरदस्त फाइट होती है, और वैन चाओ के साथ भी विंग वैन रोहान को मार डालता है, जिसकी वजह से वैन चाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और कुछ दिन बाद वैन रोहान जो कि था उसकी लाश को लेकर वैन चाओ प्रॉमिस करता है कि वो विंग को मार डालेगा, और वो विंग को ढूंढने के लिए लोटस फेयर में आता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिलता, क्योंकि विंग कुछ दिन के लिए बाहर गया था अपनी दीदी से मिलने के लिए। और दीदी से मिलने के बाद वो जब वापस आ रहा था तब वहाँ पर एक लड़की रो रही थी। उस लड़की की रोने की साउंड सुनकर विंग वहाँ पर आ गया। विंग ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? तभी विंग को उन्होंने मैजिक से पकड़ लिया। विंग के ऊपर उन्होंने स्विच बो दिया और विंग बेहोश हो गया। फिर वो लोग विंग को लेकर चले गए। जब विंग को होश आया तब विंग बहुत अजीब फील कर पा रहा था और विंग को बहुत ठंड लग रही थी। वो लोग आसमान में उड़ रहे थे। फिर वैन चाओ ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी फादर को मारा। वैन चाओ भी एक अल्फ़ा था और विंग भी एक अल्फ़ा ही है। विंग ने कहा, वैन चाओ। विंग उनसे फाइट करने के लिए उनसे हाथ को छुड़ा लेता है और विंग उनसे फाइट करने लगता है। जब विंग उनसे अलग होता है तब विंग को बहुत ज़्यादा ही वीक फील होता है। विंग ने कहा, मुझे इतना वीक फील क्यों हो रहा है? और विंग अपनी आत्मिक शक्तियों को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक नॉर्मल इंसान बन चुका है। तभी वेन जोलियो ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी सारी शक्ति मैंने छीन लिया है। ये सुनकर विंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो वैन चाओ के ऊपर हमला कर देता है। वैन चाओ उसे मारते हुए कहा, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है विंग, तुम अब एक नॉर्मल इंसान हो, तुम हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वो उसे उड़कर लेकर जा रहा था। तभी विंग नीचे देखता है, वहाँ पर काली काले से थी। ये देखकर विंग घबराते हुए कहा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? वैन चाओ ने कहा, ये कब्रिस्तान है, आत्माओं की कब्रिस्तान, पता है ये हीलिंग है। यहाँ पर हर एक योद्धा को अगर फेंक दो ना, वो ज़िंदा वापस नहीं आती हैं। पता है यहाँ की ऊर्जा को हमने कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए हम लोगों ने इसे पहाड़ से घिर दिया है। चिंता मत करो, तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा विंग। और अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे मत बोलना, क्योंकि तुम तो मर जाओगे, भूतों को बोलना। ये बोलकर उसने विंग को फेंक दिया। विंग एक चीख मारता है और नीचे गिर जाता है। सीन कट होता है। इधर
लोटस फेयर में एक खबर आती है कि वैन चाओ ने वेइंग को कब्रिस्तान में फेंक दिया है। अब वेइंग कभी वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि सबको पता है अगर कब्रिस्तान में किसी को फेंक दिया इसका मतलब उसकी मौत हो गई। वेइंग की वजह से मैडम यू, जियांग फेंगमियान और जियांग चंग बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और यानली भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। जब गुसू लॉन्च सेट में ये खबर पहुंचा तब वांग जी अपने अंकल से कुछ बात कर रहा था। उसकी अंकल उसे कह रहे थे कि जो तुम्हारी मर्ज़ी तुम वो कर सकते हो। फिर वांग जी के पास जब ये खबर आता है तब लान कोरैन, लान सेचैन और वांग जी ये सुनकर पूरी तरीके से हैरान थे कि विंग को कब्रिस्तान में फेंक दिया गया है। कोरैन ने कहा वांग जी ने कहा वेन चाओ की इतनी हिम्मत, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वांग जी वहाँ से निकल गया। तभी लान कोरैन ने रोकते हुए कहा, रुक जा वांग जी, उनके पास इन लोहा है और काली शक्ति है, हम उन्हें हरा नहीं सकते हैं। उसे हराने के लिए हमें वाइट कलर का इन लोहा का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बता दूँ, वाइट कलर का और ब्लैक कलर का, यहाँ पर दो इन लोहा है, एक काली शक्ति और एक अच्छी शक्ति। काली शक्ति बहुत ज़्यादा बुरी होती है और अच्छी शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन काली शक्ति को वाइट शक्ति से बिल्कुल शुद्ध कर सकते हैं। अगर वो ब्लैक कलर का इन लोहा मिल गया तो वाइट कलर का इन लोहा उसे शुद्ध कर सकता है और उसे फिर से अपना असली पावर में ला सकता है। इसीलिए वैन रोहान ने ये सब कुछ किया था इन लोहा की वजह से। और अब लान कोरैन ने वांग जी को सब कुछ समझा दिया, इसे इस्तेमाल कैसे करना है, सब कुछ वगैरह वगैरह। वांग जी पूरी तैयारी के साथ किसान पर हमला कर चुका था, उसके साथ उसके डिसिपल्स भी थे। जब वो किसान में हमला कर रहा था तब वैन ज़ोलिया उसकी पावर को छीनने के लिए वहाँ पर आता है। तब इन लोहा वाइट इन लोहा वांग जी को बचाता है। वाइट इन लोहा से वो वैन ज़ोलिया को मार डालता है। वैन सू भी वांग जी के ऊपर अटैक करता है और वैन सू के साथ उसका ज़बरदस्त फाइट होने लगता है। फिर इधर वैन सू ने वांग जी का जो वाइट कलर का जो इन लोहा था उसे लात मार कर गिरा दिया और वो नीचे गिर गया। वांग जी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, उसके मुंह से खून की उल्टी होती है। और फिर इधर जो वांग जी था वो पकड़ा जाता है। वैन चाओ ने उसे पकड़ते हुए कहा, अब वांग जी तुम क्या करोगे? और फिर वांग जी को लोहे की हथकड़ियाँ और लोहे की जंजीर में वो लोग बांध देते हैं। फिर वैन चाओ वैन ज़ोलिया के पास आता है। वैन सू और वैन चाओ वैन ज़ोलिया को देखते हुए कहा, उफ, इसने वैन ज़ोलिया को मार डाला। फिर वैन चाओ ने कहा, तुम्हारी नसीब बहुत अच्छा है वांग जी कि वैन ज़ोलिया मर चुका है, वरना तुम्हारी ये आत्मिक शक्ति है ना, मैं छीनते हुए देखने की कोशिश करता। पता है तुम्हें, जब मैंने विभूषण को मारा तब पहले उसकी आत्मिक शक्ति को छीना, लेकिन वो इतना तड़प रहा था, वो होश में नहीं था। अगर वो होश में होता ना तो उसी वक्त ही वो मर जाता। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो लोहे की जंजीर में बंधा हुआ था। उसके बाद वांग जी को वो लोग काल कोठरी में बंद कर देते हैं। इधर जब लान कुरैन को पता चलता है तब लान कुरैन अटैक करने के बारे में सोचता है, लेकिन अब उनको डर लग रहा था क्योंकि वाइट इन लोहा एंड ब्लैक इन लोहा अब दोनों ही उनके पास है। अब पता नहीं वो लोग क्या ही करेंगे। वो लोग एक बहुत बड़ा योजना बनाते हैं। वो सब लोग मिलकर युद्ध की प्रिपरेशन कर रहे थे क्योंकि वो लोग अब वैन रोहान के बेटों के साथ लड़ाई करने वाली हैं। इधर वैन रोहान की कब्र के सामने जाकर वैन चाओ कहता है कि मैंने विंग को मार डाला है और वांग जी को अगवा कर लिया है। दोनों योद्धा को मैंने मार दिया। अब मुझे लगता है कि हमें रोकने वाला कोई नहीं है। पापा, आपकी इच्छा को मैं पूरा करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं इन सब को मार कर दुनिया पर राज करूँगा। अब बस निये मिंजू बचा है। अगर निये मिंजू को मैंने मार डाला ना तो मेरा रास्ता पूरा ही साफ़ हो जाएगा, जैसे आपने वी चांगसी को मारा था। ये सुनकर वैन सू ने कहा, क्या वी चांगसी को? फिर उन्होंने कहा, हाँ, वी चांगसी को मेरे पापा ने ही मारा है। सीन कट होता है। अब लगातार वैन रोहान के बेटे वैन चाओ और वैन ज़ोलियो छोटे बड़े कबीले के ऊपर अटैक कर रहे थे और सबको हराकर उनके कबीलों को अपने दखल में ले रहे थे। इधर लोटस फेयर और बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। अब उनकी हेल्प कौन कर सकता है, क्योंकि उसके पास वाइट एंड ब्लैक दोनों ही इन लोहा है और साथ ही साथ विंग भी अब जिंदा नहीं रहा, और तो और वांग जी भी उनके कब्ज़े में है। वैन रोहान की मौत के बाद वैन चाओ पूरा ही पागल हो चुका है और वो किसी को भी मार रहा है। आचिंग ने कहा, काश विंग यहाँ पर होता। अगर विंग यहाँ पर होता ना, सच कह रहा हूँ, विंग हमें कुछ ना कुछ आइडिया देता कि हम क्या करें क्या ना करें। फिर सीन कट होता है। इधर कुछ महीने बीत जाते हैं। अब लोटस फेयर के ऊपर वैन चाओ हमला करता है। तकरीबन 5-6 महीने बीत चुके थे। इनमें से कुछ कबीले ख़त्म हो चुके थे, जिन कबीले में भी वैन चाओ ने अटैक किया था और जिन कबीला भी बर्बाद हो चुका था, और जिन गुआंग शाओ को भी वैन चाओ ने अगवा कर लिया था। अब इधर
जियांग फेंगमियान की बारी थी। जियांग फेंगमियान को भी उन्होंने अगवा कर लिया था। और फिर जब वहाँ से वो लौट रहे थे तब अचानक से ही किसी की बांसुरी की धुन सुनाई देता है। ये सुनकर वेन चाओ ने कहा, कौन है वहाँ पर? देखो वेंसू, जाकर देखो। वेंसू तलवार को निकालता है। उसने कहा, वी 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 वूशियान, उसका भूत। ये सुनकर वो थर थर काँपने लगता है। वेन चाओ ने कहा, वी वी वूशियान, अटैक करो उसके ऊपर। सब लोग उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी बांसुरी की आवाज़ से और ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। वेन चाओ यह देखकर बड़ा घबरा जाता है। उसने कहा, वी वूशियान लौट आया है, क्या वो भूत बन गया है? नहीं। फिर वेन चाओ वहाँ से भाग जाता है और कुछ बैंड डिसिपल्स भी वेन चाओ के साथ भाग जाता है। इधर वीइंग सामने आता है और वो वेन चू को मार डालता है और जियांग फेंगमियान को बचा लेता है। जब वो जियांग फेंगमियान को बचा लेता है तब जियांग फेंगमियान वीइंग को हग कर लेते हैं। जियांग चंग वीइंग को देखकर रो रहा था। उसने कहा, वीइंग तुम ठीक तो हो ना? वीइंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। जियांग चंग ने कहा, इतने महीने इतने दिन तुम कहाँ थे मेरे भाई? तुम्हें पता है हम कितना रो रहे थे तुम्हारे लिए? वीइंग ने कहा, मुझे पता है। ये बोलकर उसने आचिंग को हग कर लिया। आचिंग ने कहा, वीइंग तुम्हें पता है वेन चाओ ने क्या किया? उसने सबको अगवा कर लिया है। जिन गुआंग शाओ, उसके बाद जिन जीजुआन, यहाँ तक कि सीजियो को भी। ये सुनकर वीइंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने कहा, उस वेन चाओ को मैं नहीं छोड़ूंगा, बस उसकी बारी है। सीन कट होता है। वीइंग अब किसान में था। उसके बाद वीइंग ने जियांग चंग से कहा, जाओ जाकर सबको चुरा कर लेकर आओ। फिर जियांग चंग अंदर जाता है और सबको रिहा करता है। जब वो सबको रिहा करता है वहाँ पर वांग जी भी था। वांग जी की बेरियों को तोड़ते हुए कहा, राजकुमार लान वांग जी, क्या आप ठीक हो? वांग जी ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। लेकिन तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँच गए? क्या वेन चाओ ख़त्म हो गया? फिर आचिंग ने कहा, नहीं, वेन चाओ भाग चुका है, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं वेन चाओ को नहीं छोड़ूंगा और अब मेरा भाई भी मेरे साथ है। वांग जी ने कहा, राजकुमार चैंग आपका भाई? फिर वो लोग बाहर आते हैं बात करते करते। तभी याली ने कहा, आशियान। ये बोलकर वो वीइंग की तरफ दौड़ लगाता है। आशियान नाम सुनकर वांग जी सामने की तरफ देखता है। वहाँ पर वीइंग खड़ा था। वीइंग के हाथ में एक बांसुरी था। याली ने वीइंग को हग कर लिया। उसने कहा, दीदी आप ठीक तो हो ना? याली ने कहा, मैं ठीक हूँ। वीइंग तुम कैसे हो? वीइंग ने कहा, मैं ठीक हूँ दीदी, मुझे आपकी बहुत याद आई, मैं आपकी सूप को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। ये बोलकर वो बहुत रो रहा था। उसकी रोना धोना सुनकर याली ने कहा, ओ आशियान, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे लगा शायद तुम कभी वापस नहीं आओगे, क्योंकि उस वेन चाओ ने तुम्हें आत्मा की कब्रिस्तान में फेंक दिया था। वांग जी की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। वो जल्दी से वहाँ पर आ गया। उसने कहा, राजकुमार विभूषण। तभी वीइंग पीछे मुड़ते हुए कहा, हमें वेन चाओ को ढूंढना पड़ेगा। मुझे लगता है वेन चाओ ज़्यादा दूर नहीं गया है। ये सुनकर सब लोगों ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, वीइंग। लेकिन वीइंग ने वांग जी को इग्नोर किया और चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा, क्या वीइंग मुझसे नाराज़ है? नाराज़ तो होना ही चाहिए, जो बिहेव मैंने इसके साथ किया है। उसके बाद वो उनके पीछे आने लगता है। वो सब लोग लोटस फेयर में रुकते हैं और वांग जी को एक रूम दिया गया जहाँ पर वांग जी रह रहा था। और इधर लान कोरैन भी वहाँ पर पहुँच चुका था। लान कोरैन वांग जी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे कि फाइनली वांग जी को उन्होंने बचा लिया था। याली ने कहा, कुछ दिन राजकुमार लान को यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि लान वांग जी के घाव अभी तक भरे नहीं हैं और उन्हें इस हालत में जार्नी नहीं करना चाहिए। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, ठीक है, मैं खुश हूँ, कुछ दिन के लिए मैं कबीला संभाल लूँगा। ये बोलकर लान कोरैन अपनी कबीले के लिए चला गया था, क्योंकि सिचैनी को मेगा है और वहाँ पर अकेला है, इसीलिए वो चला गया, क्योंकि वेन चाओ पता नहीं कब किसके ऊपर अटैक करे। इधर जो वांग जी था वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। रात बढ़ रही थी, चांद की रोशनी खिड़की से अंदर घुस रहा था। इधर जो वीइंग था वो चुपचाप बैठा हुआ था लोटस पॉन्ड के सामने। अचानक वांग जी के कानों में एक धुन आया। वो धुन सुनकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था। उसने हंसते हुए कहा, ये तो मेरा गाना है, लेकिन ये कौन बजा रहा है? ये बोलकर वो नीचे आ गया। वो लोटस पॉन्ड की तरफ से आ रहा था और वहीं पर ही वांग जी जा रहा था। वांग जी ने कहा, इतनी रात को लोटस पॉन्ड में कौन है? वहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ था और वो साफ साफ नज़र आ रहा था, लेकिन कौन है उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था। वांग जी ने कहा, और ये धुन वो कहाँ से सीखा? मुझे जानना ही होगा कि ये धुन उसे पता कैसे चला। ये तो मेरा धुन है। ये बोलकर वो वहाँ पर आ गया। जब वो वहाँ पर पहुँचा तब वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि विभूषण था। उसे देखकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। उसने कहा, वीइंग। वीइंग उठकर खड़ा हो गया।
वेंग ने कहा, राजकुमार लान, मुझे लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही होगी ना, क्योंकि ये गोसुजो नहीं है, ये हमारा लोटस फेयर है। लेकिन यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि 9 बजे से पहले आपको सोना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, दरअसल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। वेंग ने कहा, आपको तो चैन से सोना चाहिए, क्योंकि आप तो बिल्कुल ठीक हो। वांग जी ने कहा, वेंग तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वेंग ने कहा, तो बात तो अच्छे से ही कर रहा हूँ ना। वांग जी ने कहा, वेंग मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वेंग ने कहा, मुझे पता है कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो, यही ना कि मैं ज़िंदा कैसे बच गया। फिर वांग जी ने कहा, नहीं वो दरअसल हाँ वो भी, लेकिन कुछ अलग भी है। वेंग ने कहा, तो सुन लीजिए, मुझे आत्माओं ने बचाया। अब आप ये कहोगे ना कि आत्मा से दोस्ती करना गलत है। देखिए ये रूल आपके कबीले में है, हमारे कबीले में नहीं। ये बोलकर विंग आगे चला गया। वांग जी ने विंग को रोकते हुए कहा, विंग मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तुम नहीं सुनोगे? विंग ने कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही आपकी बात को सुनना है। थैंक यू सो मच। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा, इतना गुस्सा हो मुझसे। सीन कट होता है। इधर वो लोग वैन चाओ को ढूंढने के लिए निकल चुके थे, क्योंकि वैन चाओ को तो मारना ही पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि वैन चाओ को उन्होंने इलिंग के आसपास देखा था। फिर विंग ने कहा, इलिंग का जो कबीला है, मुझे पता है कि वैन चाओ उसके ऊपर अटैक करने गया है, हमें उससे रोकना पड़ेगा। विंग के साथ साथ वांग जी भी आने की कोशिश करता है। फिर विंग ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमार लान आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले जा सकते हैं, आचिंग और मैं। वांग जी ने कहा, नहीं तुम मुझे नहीं रोक सकते हो विंग ने कहा, लेकिन फिर वांग जी ने कहा, मुझे जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो घोड़े के ऊपर आ गया। विंग ने उसे दोबारा कुछ नहीं कहा और फिर वो तीनों ही निकल गए। जब वो लोग इलिंग पर पहुंचते हैं तब विंग ने कहा, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। ये बोलकर वो एक धर्मशाला के अंदर आता है, जहाँ पर वो बहुत सारे खाने के ऑर्डर करता है और शराब का भी। फिर विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी राजकुमार लान, ये आपका कबीला नहीं है कि मैं यहाँ पर शराब नहीं पी सकता हूँ, आप मुझे ऐसे मत देखिए। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि विंग बात बात में वांग जी को इंसल्ट कर रहा है और उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था खुद पर कि उसने विंग को ऐसा ही किया था। अब विंग मुँह तोड़ जवाब वांग जी को दे रहा है। वांग जी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आंसुओं को वांग जी ने छिपा लिया। इधर विंग शराब पीता है। वांग जी ने उसे मना करते हुए कहा, तुम इतना नहीं पी सकते हो विंग ने कहा, देखिए ये आपका कबीला नहीं है, आप मुझे नहीं रोक सकते हो राजकुमार लान। वांग जी ने कहा, प्लीज़ मुझे आप कहना बंद करो, तुम मुझे लानजान क्यों नहीं कहते? फिर विंग ने कहा, वो तो आपके अपने ही कहते हैं ना, मैं तो कोई आपका अपना नहीं हूँ। ये सुनकर वांग जी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। विंग वहाँ से निकल जाता है। आचिंग ने कहा, लगता है तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है। देखो विंग बहुत जल्दी गुस्सा होता है, लेकिन शांत पे हो जाता है, चिंता मत करो, वो शांत हो जाएगा तो खुद तुमसे बात करेगा। वांग जी ने कहा। उसके बाद वांग जी और आचिंग बाहर आ गए। विंग के हाथ में अभी तक शराब का बोतल था और विंग पीते हुए जा रहा था। विंग लड़खड़ा रहा था और विंग की आंखों में आंसू थे, और विंग को वो सारी बातें याद आ रहा था जब वांग जी ने उसे इंसल्ट किया था। फिर वो लोग पूरा दिन वैन चाओ को ढूंढता है और पूरा दिन विंग शराब पीता है। विंग के नशे में धुंध था। वांग जी ने उसे मना किया, लेकिन विंग नहीं सुन रहा था। फिर विंग धर्मशाला में रुकने के लिए आता है। तब रात हो गई थी, उनके पास सिर्फ 2 ही रूम थे। फिर इधर विंग ने कहा, मुझे पता है लान वांग जी को अकेला रहना पसंद है, तो लान वांग जी आप अकेला रह सकते हो, मैं और आचिंग साथ में रहेंगे। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। फिर वो तीनों ही रूम में बैठकर बातें कर रहे थे और कुछ योजना बना रहे थे। तभी विंग ने कहा, जाइए 9 बज चुके हैं, मुझे लगता है कि आपको सोना चाहिए। वांग जी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो निकल जाता है। फिर इधर आचिंग ने कहा, विंग तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो उसके साथ, अब ऐसे भी उसने क्या किया है? विंग ने कहा, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही, वो बहुत घमंडी है ना। तभी विंग ने देखा कि वांग जी का जो रिंग था वो वहीं पर टेबल के ऊपर रखा हुआ है। विंग ने कहा, हाँ मैं इसे देख रहा था हूँ। आचिंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद आचिंग जाकर बेड पर सो गया। विंग वांग जी के रूम में आ गया। फिर वांग जी ने कहा, तुम आ गए विंग? विंग ने कहा, तुम आ गए विंग, क्या तुम्हें पता था कि मैं पहले से यहाँ पर आऊँगा? वांग जी ने कहा, हाँ।
क्योंकि मैं वो रिंग जानबूझकर रख कर आया था। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम जानबूझकर ये रिंग वहाँ पर रख कर आए हो और मैं तुम्हें देने के लिए पागल की तरह आ गया यहाँ पर। वांग जी ने कहा, विंग मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वांग जी ने कहा, 1 हफ्ते से मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ विंग, और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। विंग ने कहा, तुम भूल गई उस दिन जब तुमने मुझे इंसल्ट किया था। वांग जी ने कहा, विंग हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हें इंसल्ट किया था, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ बात भी तो करनी है ना। विंग ने कहा, लेकिन मुझे कुछ बात नहीं करनी है, और तुम्हारा चेहरा ना मैं जानता हूँ अच्छे से। हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वांग जी ने कहा, विंग रुक जाओ। विंग ने कहा, ये तुम्हारा रिंग, मैं जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर विंग रुक गया। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या क्या कहा राजकुमार लाना अपनी। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। ये सुनकर विंग काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसने कहा कि क्या तुमने सच कहा। वांग जी विंग के पास आ गया, उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम अक्सर मेरे सपने में आते हो और तुम मुझे देखते भी हो। विंग ने कहा, हाँ कहा था तो। वांग जी ने कहा, मेरे साथ भी वैसा ही होता है विंग, तुम भी मेरे सपने में आते थे जब मैं तुमसे मिला भी नहीं था, लेकिन जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तुम शराब पी रहे थे, तुम्हें देखकर पूरी तरीके से मैं हैरान था। विंग ने कहा, इसलिए तुम अच्छे से बात नहीं कर रहे थे उस टाइम। वांग जी ने कहा, हाँ विंग मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, लेकिन जब भी तुम्हें टच करने के जाता था तब तुम कहीं पर गायब हो गए। लेकिन उस दिन शराब पीने के बाद। विंग ने कहा, तुम्हें सब कुछ याद है। वांग जी ने कहा, हाँ सब कुछ याद है, लेकिन मैं नशे में था, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया विंग। अगर मैं ठीक ठाक रहता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मुझे पता है कि तुम एक अल्फ़ा हो, एक अल्फ़ा से प्यार करना ये बुरी बात है और गलत बात भी है, लेकिन अब मुझे किसी की बात नहीं सुनना है। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे मेरा विंग चाहिए, कि दुनिया मतलबी है, मैं मेरे विंग को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ। उस दिन रात को भी तुमसे प्रॉमिस किया था तुम्हारे साथ रहूँगा, वो प्रॉमिस मैं ज़िंदगी भर निभाऊँगा विंग, मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा। मैंने अंकल से बात कर लिया है और अंकल तुम्हारे अंकल से बात करेंगे। विंग ने कहा, क्या। फिर वांग जी ने कहा, हाँ अराचिंग अंकल की जिन शादी है जिस दिन, उस दिन हमारी शादी है विंग। विंग ने कहा, ये तुम क्या बात कर रहे हो। वांग जी ने कहा, यही बात मैं तुम्हें कहने के लिए बार बार तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन तुम बस मुझे इग्नोर कर रहे थे और मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। विंग का चेक्स पिंक हो गया था। वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम अंकल को ग्रैंडचाइल्ड नहीं दे सकते हो, लेकिन तुम एक अच्छा वाइफ का साथ निभाओगे। विंग ने कहा, मैं एक अल्फ़ा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात कहनी है। वांग जी ने कहा, क्या। विंग ने कहा, मेरे अंदर वार्म पैदा हो रहे हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या। विंग ने कहा, जब मैं डेमोनिक पावर को सीख रहा था तब वहाँ पर मैं कई दिनों तक भूखा था। फिर मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई। एक वहाँ पर सारे के सारे पेड़ सूखे हुए थे, सिर्फ एक ही पेड़ था जहाँ पर फल उगे हुए थे। तुम्हें पता है, मैंने उस फल के बारे में किताब में पढ़ा है। वो फल खाने से जो लड़कियाँ माँ नहीं बन सकती हैं, वो लोग माँ बन सकते हैं। मैं वो ना चाहते हुए भी खाना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। उसके बाद मैंने किताब में पढ़ा और फिर अपने शरीर का जांच करवाया, तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर वार्म पैदा हो रहे हैं, मैं बेबी को बर्थ दे सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी इमोशनल हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहते हुए कहा, मैं फादर बन सकता हूँ। विंग शर्माते हुए कहा, अभी तक शादी नहीं हुई है। वांग जी ने कहा, हो जाएगा। विंग उसे देखते हुए कहा, तो फिर उस दिन तुमने मुझे इतना डांटा क्यों, इतना इंसल्ट क्यों किया। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, सपने में देखा था, तो फिर क्यों ऐसा किया। वांग जी ने कहा, दरअसल बात ऐसे कि जिस दिन तुम मेरे रूम में आए थे उस दिन खिड़की पे अंकल खड़े थे। मुझे लगा अगर मैं तुमसे ऐसा कुछ बात करूँगा और अंकल तुम्हें फिर से कोड़े मारे तो। तुम्हें जाने के बाद अंकल ने मुझे कोड़े मारे, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता विंग, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द सहन नहीं कर सकता। विंग की आंखों से आंसू बह गए। उसने कहा, मुझे बचाने के लिए तुमने 300 कोड़े खाए। वांग जी ने कहा, हाँ सिर्फ 300 कोड़े नहीं विंग, मुझे नील डाउन कर पूरी रात अंकल ने बिठा कर रखा था। विंग को और ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि अभी ठंड का मौसम था। विंग ने वांग जी को हक करते हुए कहा, आई एम सॉरी लांसन, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे लगा शायद तुम बहुत घमंडी हो और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही हो। अंकल ने मुझे कहा
कि मैं अपनी जिम्मेदारी से ना हटूँ विंग। विंग ने कहा क्या? वांग जी ने कहा अंकल ने उस दिन सारी बात सुन लिया था, उसके बाद अंकल ने खुद ही मुझसे बात किया। फिर मैंने उनसे कहा मुझे विंग की जिम्मेदारी लेनी है, तो फिर वो राज़ी हो गए। विंग तुम राज़ी हो ना? विंग ने हंसते हुए कहा हाँ लानसान, मैं बिल्कुल राज़ी हूँ। फिर वांग जी ने विंग को किस कर लिया और वो उसके लिप्स को सक करने लगा। विंग ने भी वैसा ही किया। उसके बाद वो दोनों ने अपनी अपनी रोब्स को उतारने लगे और उतारने के बाद वो लोग बेड पर चले गए। वांग जी ने कहा उस दिन रात को मैं होश में नहीं था, लेकिन अब मैं पूरा होश में हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करूँ। विंग ने कहा प्लीज़ बाइट मी लानसान, प्लीज़ हग मी, एंड मुझे बहुत प्यार चाहिए, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें बहुत मिस किया, पूरे 6 महीना मिस किया तुम्हें। वांग जी ने हंसते हुए कहा आई लव यू विंग। विंग ने कहा आई लव यू टू लानसान। वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लगता है। वो उसके अंदर इंसर्ट होता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वो उसकी थाइस को रब करता है, वो उसकी नोज़ को बाइट करता है, उसके लिप्स को, उसकी टंग को बाइट करता है, वो उसके चिक्स को बाइट करता है, उसके आईब्रोज़ के ऊपर किस करता है, उसके नेक पर बाइट करता है, लव बाइट छोड़ता है, अपनी अल्फ़ा टीथ से मार करता है। विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक अल्फ़ा भी एक अल्फ़े के साथ ऐसे रह सकता है, उसे यकीन भी नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसे ये बात यकीन हो गया कि एक अल्फ़ा भी एक अल्फ़े से प्यार कर सकता है, क्योंकि वांग जी ने अपने दिल की बातें बोल दिया है। क्या वो लोग सोलमेट थे जो कि हमेशा सपनों में आते थे? विंग ने स्माइल करते हुए कहा सोलमेट। वांग जी ने कहा यस। उसके बाद वांग जी अपने आप को बहुत रफली मूव करने लगता है। उन दोनों का बेड काँप रहा था। सुबह के टाइम जब वो दोनों एक ही रूम से निकलता है तब आचिंग उनके सामने था और उन दोनों को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। फिर आचिंग ने कहा चलो घर चलते हैं। उसके बाद वो लोग घर जाने के लिए बाहर आ जाते हैं। तभी उन्होंने वैन चाओ को देखा जो कि एक दुकान से खाना चुरा कर भाग रहा था। फिर उन्होंने वैन चाओ को पीछा किया और वैन चाओ को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद वैन चाओ को उन्होंने बहुत मारा, बहुत पीटा। फिर वैन चाओ ने माफ़ी मांगा, लेकिन विंग ने उसे माफ़ नहीं किया। विंग ने कहा तुम्हारी वजह से कितने मासूमों की जान चली गई। अब तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? तुम्हें याद है तुमने किससे मेरी जान को फेंक दिया था वहाँ पर? तुमने कहा कि मैं मर जाऊँगा। क्या तुमने मुझे माफ़ किया? लेकिन विंग ने कहा ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। फिर विंग पीछे मुड़ जाता है। तभी तलवार उठाकर वैन चाओ विंग पर अटैक करने आता है। आचिंग ने कहा विंग। तभी वांग जी ने अपनी तलवार से वैन चाओ का गर्दन काट दिया। उसने कहा जो विंग के पास आएगा मैं उसे मार डालूँगा। वांग जी ने विंग को देखा और स्माइल किया। सीन कट होता है। बीत गए थे 5 साल। 5 साल बाद हम गूसू को देखते हैं, जहाँ पर एक बच्चा इधर उधर भाग रहा था और दूसरे बच्चे को पकड़ रहा था। एक बच्चे का नाम था आई युवान और दूसरे बच्चे का नाम था जिंगी, जो कि दोनों ही अल्फ़ा थे। आई युवान विंग और वांग जी का बेटा है और जिंगी सिचैन और जिबुचुन का। यहाँ पर जिंगी अपने नाना के घर में घूमने आया है और आई युवान उसके साथ खेल रहा था। फिर इधर सिचैन ने कहा जिंगी चलो घर जाने का वक्त हो चुका है। जिंगी ने कहा यस मम्मा। उसके बाद वो घर जाने के लिए तैयार हो गया। आयुआन ने कहा बाय बाय जिंगी। जिंगी ने कहा बाय बाय आयुआन, और फिर वो अपनी मॉम और डैड के साथ चला गया। सिचैन और जियांग चंग ने विंग और वांग जी को बाय कहा और फिर वो लोग चले गए। विंग ने कहा वो लोग कितने हैप्पी है ना। वांग जी ने कहा बिल्कुल हमारी तरह। उसने विंग के शोल्डर के ऊपर अपने हाथ को रखा। विंग ने अपनी सिर को उसके कंधे के ऊपर रखते हुए कहा सच में लानसान कितने साल बीत गए हैं, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हमेशा ऐसा रहना चाहता हूँ। वांग जी ने कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसे ही रहोगे। तभी किसी ने उन दोनों के ऊपर पानी फेंक दिया। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा आई युवान। वांग जी ने कहा विंग भागना मना है। आई युवान वहाँ से बहुत तेज़ भागने लगता है। विंग ने कहा शैतान कहीं के, रुक जाओ। उसके बाद विंग भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। उन दोनों को देखकर वांग जी भी उनके पीछे भागते हुए कहा विंग रुक जाओ, अंकल देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, भागना मना है। और इस सीन को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस कैसा लगा आपको आज का न्यू फैन फिक्शन? कमेंट करो, अभी इसी वक्त करो, अभी भी करो। और हाँ, लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बोलना। और अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुँचाई है।
सो फिर गाइस मिलती हूँ एक और न्यू वांगशन फैन फिक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।